Hello friends, today we read about Caro Company's Auditors Report Order 2016 जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि कौन सी कंपनीज़ हैं जिन पर कारो एप्लीकेबल है और कौन सी वो कंपनियां जिन पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिन पर ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अंडर कारो। My name is Nitin and you are watching my channel CA Kaksha, the Kaksha for CA students. How are you? I hope you all are well. Wasting no more time, let's begin this video. Caro is applies to every company, including a foreign company. Means Caro जो है हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, जो कि डिफाइंड है इन क्लोज 42 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी कंपनीज है जिन पर कारो एप्लीकेबल नहीं होता। फर्स्ट, बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ द सेक्शन 5 of the Banking Regulation Act 1949, an insurance company as defined under the Insurance Act 1938, a company licensed to operate under Section 8 means Section 8 company. Fourth, one-person company as defined under Clause 62, a small company as defined under Clause 85 of Section 2, and a private company not being a subsidiary or holding company of a public company having a paid-up share capital and reserve and surplus not more than 1 crore as on the date of balance sheet, and which does not have total borrowing exceeding 1 crore from any bank or financial institution at a point in time during the financial year, and which does not have total revenue as disclosed in Schedule 3rd to the Companies Act 2013, including revenue from discontinuing operation exceeding 10 crore financial year एज़ पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन एक्सीड होती है तो उस पर कारो एप्लीकेबल होगा। अब हम वो सारे मैटर्स पढ़ेंगे जिन पर ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अंडर कारो। पहला पॉइंट हमें फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग बताता है कि एज एन ऑडिटर वी नीड टू चेक वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स। सेकेंड, कि फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द कंपनी एट रीजनेबल इंटरवल, and whether the title deed of immovable property are held in the name of the company. If not, provide the detail thereof. Means अगर कोई भी चीज़ इसमें से मिसिंग है या फिर अप्रोप्रिएट नहीं है तो उस पर ऑडिटर को अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अंडर कारो। सेकेंड पॉइंट हमें इन्वेंट्री के रिगार्डिंग बताता है कि एज एन ऑडिटर वी नीड टू चेक वेदर द फिजिकल वेरिफिकेशन हैज़ बिन कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल और नॉट, and whether any material discrepancy were noticed on such verification, and if so, whether they have been properly dealt within the books of account. Next clause हमें कहता है कि as an auditor we need to check whether the company has guaranteed any loan, secured or unsecured, to the company's firm, LLP or other parties covered in the registered maintained under section 189 of the Companies Act 2013. If so, अगर ऐसा है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गारंटर ऑफ सच लोन्स आर नॉट प्रिजुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट। मीन्स मतलब कि कंपनी के फेवर में ही होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट और प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बिन स्टिपुलेटेड, एंड वेदर द रीपेमेंट ऑफ रिसिप्ट्स आर रेगुलर। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी पेमेंट है विद इंटरेस्ट रेगुलर है, आ रही है या नहीं। इफ़ द अमाउंट इज़ ओवर ड्यू, अगर कोई अमाउंट ओवर ड्यू है और उसे 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो, एंड वेदर द रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनीज फॉर रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो हमें डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं कंपनी ने उसको उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटीज एंड सिक्योरिटी वेदर कंपनी मेड कंप्लायंस with the provision of section 185 and 186 of the Companies Act 2013. If not, provide the detail thereof. अगर नहीं हो रहे तो उसके ऊपर हमें डिटेल देनी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट के अंदर अंडर कारो। नेक्स्ट क्लोज हमें बताता है कि इन केस ऑफ कंपनीज हैज़ एक्सेप्टेड डिपॉजिट वेयर द डायरेक्टिव्स इशूड बाय RBI and the provision of section 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act 2013 and the rules framed there under where applicable have been complied with or not. If not, the nature of such contravention be stated. If an order has been passed by CLB and CLT
or RBI or any court or any other tribunal whether the same have been complied with or not. हो रहे हैं या नहीं, और नहीं हो रहे तो फिर उस पर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहे, और उसका रीज़न हमें देना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज कॉस्ट रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग है, जिसमें कि हमें चेक करना पड़ेगा कि सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है या फिर नहीं। अगर है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है उसके रिगार्डिंग वो सही से कंपनी मेंटेन कर रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट इज़ फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज, जिसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर नहीं, द एक्सटेंट ऑफ द एरियर्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज एज एट द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर concerned for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated. And second point, where dues of income tax or sales tax or service tax or duty of excise or duty of customs or VAT have not been deposited on account of any dispute, then the amount involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned. हमें अपनी रिपोर्ट में शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स और बोरोइंग, जिसमें कि हमें एज एन ऑडिटर वेयर द कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और बोरोइंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, गवर्नमेंट और ड्यूज टू डिबेंचर होल्डर्स। अगर है तो द पीरियड एंड द अमाउंट इन्वॉल्व शुड बी मैंशनड इन और ऑडिट रिपोर्ट। The next clause is for IPO or FPO. IPO means initial public offer and FPO means further public offer. Whether money raised by way of IPO or FPO including debt instruments and term loans were applied for the purpose for which those are raised, means जिस पर्पज़ के लिए हमने वो मनी रेस्ट करी थी वो यूटिलाइज हुई है उस पर्पज़ के लिए या नहीं। अगर नहीं हुई तो वी नीड टू प्रोवाइड डिटेल देयर ऑन together with the delays or default and subsequent rectification if any as may be applicable. Moving towards next one, which is provided for fraud. As an auditor, we need to check whether any fraud by the company or any fraud on the company by its officer or employees has been noticed or reported during the year. If yes, the nature and the amount involved is to be indicated. Next point is managerial remuneration. As an auditor, we need to check whether managerial remuneration has been paid or provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provision of Section 197, read with this Schedule 5 to the Companies Act 2013. अगर नहीं तो state the amount involved and the step taken by the company for recovery of such amounts. The next clause is for Nidhi company. As an auditor, we need to check whether the Nidhi company has complied with the net own fund to deposit in the ratio of 1:20 to meet out the liability, and whether the Nidhi company is maintaining 10% of unencumbered term deposit as specified in the Nidhi Rules 2014 to meet out the liability. Next is related party. As an auditor, we need to check whether all the transactions with the related party are in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act 2013 where applicable, and the detail have been disclosed in the financial statement, etc., as required by the applicable accounting standard. The next is preferential allotment or private placement. If the company is made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year, we need to check whether the requirement of Section 42 of the Companies Act 2013 have been complied and the amount raised have been used for the purpose for which those are raised. If not, provide the detail in respect of the amount involved and the nature of non-compliance in our report. Moving to next one, which is provided for non-cash transactions. As an auditor, we need to check whether the company has entered into any non-cash transaction with the directors or person connected with him. अगर कुछ ऐसा है तो हमें चेक करना पड़ेगा whether the provision of Section 192 of the Companies Act 2013 have been complied with or not. And the last and final point, in which as an auditor we need to check whether the company is required to be registered under Section 45
IA of the Reserve Bank of India Act 1934, and if so, whether the registration has been obtained or not. If you like my video, please like, share, subscribe, and also press the bell icon, and thanks for watching.